सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं रुपेश साल्वे, रोमेटोलॉजी टास्क फोर्स आरपीजी लाइफ साइंस की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस अनोखे स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम में, जो कि गठिया के लक्षण और उपचार पर आधारित है, इस महत्वपूर्ण विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ एक मशहूर और आदरणीय रोमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव सेठ मौजूद है। डॉक्टर सेठ वर्तमान में आकाश हेल्थ केयर नई दिल्ली के साथ वरिष्ठ सलाहकार के रूप में जुड़े हुए हैं। अस्पताल और हेल्थ केयर इंडस्ट्री के काम करने के साथ ही मेडिकल एजुकेशन, रोमेटोलॉजी, एलर्जी, क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी, मेडिसिन और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में भी डॉक्टर सेठ की ख्याति है। जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन एंड रिसर्च JIPMER से क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी और रोमेटोलॉजी रेसिडेंसी प्रोग्राम में डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन DM की डिग्री हासिल की है। रोगी शिक्षा की इस श्रृंखला में वो लगातार गठिया के महत्वपूर्ण पहलुओं पर डालते हुए गठिया के बारे में जागरूकता पैदा करने की दिशा में जुड़े हुए हैं, और वो आज भी गठिया के लक्षणों और उपचार के बारे में बात करने के लिए निरंतर जारी रखेंगे। इसलिए बिना किसी देरी के मैं डॉक्टर सेठ का स्वागत करता हूँ और उनको सत्र जारी रखने का अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद सर। ओवर टू यू। धन्यवाद धन्यवाद। तो नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गौरव सेठ है। मैं कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट हूँ आकाश हेल्थ केयर में, और आज हम बात करेंगे और सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा हैप्पी दशहरा टू ऑल। तो आज हम बात करेंगे गठिया रोग के बारे में, उसके लक्षण और उपचार के बारे में। तो आज हम जो देखेंगे इस प्रोग्राम के थ्रू हम जानेंगे कि अर्थराइटिस होता क्या है, कितने प्रकार के अर्थराइटिस होते हैं, अर्थराइटिस के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं और उनकी कोई ट्रीटमेंट है कि नहीं है, और ऐसी कोई डाइट होती है, लाइफस्टाइल होता है जो अर्थराइटिस में या गठिया रोग में हेल्पफुल होता है, और उसके लिए हमको क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए और क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। तो अर्थराइटिस जो है जोड़ों की बीमारी होती है, जिसे हम हिंदी में गठियाबात के नाम से भी जानते हैं। अर्थराइटिस का मतलब होता है जॉइंट में इन्फ्लेमेशन होना। इन्फ्लेमेशन का मतलब है कि जॉइंट में सूजन आना, दर्द होना, जॉइंट का सूज जाना। ये सारी दिक्कतें जब जॉइंट्स में आती हैं तो हम उसे अर्थराइटिस बोलते हैं। अगर हम हेल्दी जॉइंट की बात करें, हेल्दी जॉइंट में जो होती हैं बोन्स की, जॉइंट दो हड्डियों से बनता है, यानी कि दो जॉइंट्स जो दो बोन से बनता है। जैसे हम नी की बात करें तो उसके अंदर दो बोन्स होती हैं, जिसको हम टिबिया और एक जो हम कहते हैं फीमर के नाम से जानते हैं, और इसके आसपास हमारा एक साइनोवियम होता है जो लुब्रिकेशन देता है, जो ग्रीस पैदा करता है और जो मूवमेंट में हेल्प करता है। तो अगर हम सबसे कॉमन कॉजेस देखें अर्थराइटिस के, उसके अंदर सबसे पहला आता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक तरह का जो है ग्रीस की कमी की वजह से होता है। इसमें आपकी जो कार्टिलेज है वो खराब होने लग जाती है, वो कम होने लग जाती है, और उसका वियर एंड टियर स्टार्ट हो जाता है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे 60 साल से ऊपर जो पुरुष होते हैं, महिलाएँ होती हैं, उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। अगर अगर हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस की बात करें, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के अंदर कार्टिलेज में दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जो उसकी कवरिंग होती है, जिसे हम साइनोवियम बोलते हैं, जो घुटनों के आसपास हो सकती है, बाकी जोड़ों के आसपास भी साइनोवियम होता है, उसके अंदर दिक्कतें आने लग जाती हैं, और साइनोवियम में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है, और अलग तरह के सेल्स जैसे कि सफेद रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स, वहां जाके जमा होने लग जाती हैं और डैमेज करने लग जाती हैं, जिससे आपकी जो जोड़ों के आसपास की बोन्स हैं, कार्टिलेज है, बाकी जो आपकी जो खून की नलियां होती हैं बोन्स के अंदर, वो भी खराब होने लग जाती हैं और अर्थराइटिस की दिक्कतें बढ़ने लग जाती हैं। तो अर्थराइटिस, जैसे मैंने बताया है, ये एक तरह का जो होता है गठिया में जोड़ों में सूजन आना, दर्द होना, और जोड़ का पूरा मुड़ना यानी मुश्किल हो जाता है। जैसे आप हाथों में अगर दर्द होता है तो अपने जो पेशेंट होते हैं अपने हाथों को नहीं मोड़ पाते हैं अच्छे से। अगर उनको नीज में अर्थराइटिस होता है तो वो चलने में उनको दिक्कत होने लग जाती है, तो वो थोड़ा लिम्प करके चलते हैं। और साथ ही साथ जो है, ये ऐसा बीमारी नहीं है, कईयों में ये गलतफहमी फैली होती है कि ये सिर्फ बूढ़ों को यानी कि इफ़ेक्ट करता है। ऐसा नहीं है, ये किसी भी उम्र में हो सकता है। वो 1 साल के बच्चे के अंदर भी हो सकता है और एक 90 साल के पुरुष के अंदर भी हो सकता है। तो ये किसी भी एज ग्रुप को इफ़ेक्ट कर सकता है, लेकिन एज के हिसाब से हमको डिफरेंट डिफरेंट डायग्नोसिस पहले सोचने पड़ते हैं। जैसे बच्चों के अंदर अर्थराइटिस होता है तो हमको कैंसर, यानी कि ब्लड में कहीं कैंसर तो नहीं है, ये सब सोचना पड़ता है। उसी तरह जब बूढ़ों में ये अर्थराइटिस होता है तो हमको एक कैंसर का भी शक रखना पड़ता है कि कैंसर की वजह से भी अर्थराइटिस हो सकता है।
और सबसे ज्यादा जो कॉमन अथराइटिस होते हैं वो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, रोमेटॉइड अथराइटिस होता है, गाउट होता है, गाउट एक यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है, और बाकी ऑटोइम्यून चीजें होती हैं जिसमें अथराइटिस होता है, जैसे कि आपके लूपस हो गए, फिर एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, रिएक्टिव अथराइटिस हो गया। तो मैं कहना चाहूंगा कि अथराइटिस के भी 100 से ज्यादा कॉजेस होते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा इन्फेक्शन भी होते हैं, जैसे टीबी के इन्फेक्शन से भी अथराइटिस हो जाता है, बाकी चिकनगुनिया के इन्फेक्शन से भी अथराइटिस हो जाता है। तो इसलिए क्योंकि हमें जोड़ चाहिए काम करने के लिए, चलने के लिए, अपनी रोजमर्रा के काम, जैसे कि हाथों का जो काम होता है, बटन को खोलना बंद करना, फिर यानी कि कुछ लिखना। अगर आपको अथराइटिस से कोई भी दिक्कत होगी तो आप ये जो अपने हाथों के जोड़ हैं वो भी अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसका डायग्नोसिस जल्दी से जल्दी बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस नहीं बनाएंगे तो पेशेंट और सफर करता है, और वो अपने काम और जल्दी से नहीं कर पाता है, और अपने काम से भी छुट्टियां लेने लग जाता है। बच्चे जो है स्कूल जाना बंद कर देते हैं जॉइंट प्रॉब्लम की वजह से। तो जो अथराइटिस है, जैसे मैंने बताया है, इसके 100 से ज़्यादा तरह के जो कॉजेस हो सकते हैं, और 100 में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले बात की जाती है इन्फेक्शंस की। इन्फेक्शंस के अंदर जैसे कि आपके कोई भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया, कोई भी टीबी के इन्फेक्शन हो गए, वायरल इन्फेक्शन जैसे चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, उसके अंदर भी जॉइंट्स के अंदर दर्द होने लग जाता है। अगर आपको डायबिटीज़ है या ऐसी कोई दिक्कत है, अगर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज यानी आपकी इम्यूनिटी कम है, तो उसमें सेप्टिक अथराइटिस यानी इन्फेक्शन की वजह से जो अथराइटिस होते हैं वो ज़्यादा होने लग जाते हैं। और अगर मैं कॉमन चीज़ों की बात करूं तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की मैंने पहले ही बात कर दी थी। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो बूढ़े लोगों के अंदर होता है, लेकिन यंग के अंदर भी हो सकता है अगर उनको चोट लग जाए बचपन के अंदर, कुछ जोड़ों के अंदर। तो वो जोड़ जो है, अगर उसके अंदर कोई लिगामेंट टियर हो जाए या कुछ भी टेंडन टियर हो जाता है, तो फिर अथराइटिस बहुत जल्दी आने लग जाता है और जोड़ों के अंदर ग्रीस भी खत्म होने लग जाती है। और सिमिलरली मैंने रोमेटॉइड अथराइटिस की बात की। रोमेटॉइड अथराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो फीमेल्स होती हैं, जो 30 से लेके 60 साल की फीमेल्स होती हैं, उनको ज्यादा इफेक्ट करता है। इसके अंदर आपके जो हाथों के छोटे जोड़ होते हैं वो ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, पैरों के छोटे जोड़ ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, उनके अंदर सूजन आने लग जाती है, हाथ पैर मोड़ना मुश्किल होने लग जाता है, चलना मुश्किल होने लग जाता है। जो आप हाथ से काम करते हैं वो करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसी काम को करने के लिए आपको बहुत टाइम चाहिए होता है, और बार बार आपको पेन किलर खाने की जरूरत पड़ सकती है, और पेन किलर खाने से थोड़े बहुत साइड इफेक्ट भी आपको हो सकते हैं। और उसी तरह दूसरे प्रकार के भी अर्थराइटिस होते हैं, जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून बीमारी है। वैसे भी और भी ऑटोइम्यून बीमारियां होती हैं जिसमें अर्थराइटिस हो सकता है, जैसे कि आपका एक लूपस बीमारी होता है, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की बात करें तो ये जो है एक पुरुष के अंदर होता है जिसकी उम्र 20 से ज्यादा होती है, और इसके अंदर जो है आपकी जो स्पाइन है यानी कि नीचे वाला जो बैक है उसके अंदर दर्द होने लग जाता है, स्टिफनेस आने लग जाती है, रात को दर्द के मारे नींद खुल जाती है, और बेड के अंदर जो है आपको करवट लेना भी मुश्किल हो जाता है। जब सुबह उठते तो बहुत ज्यादा अकड़न होती है, धीरे धीरे काम करते हैं तो वो अकड़न कम होने लग जाती है। लेकिन समय के साथ साथ अगर इसका इलाज ढंग से नहीं नहीं किया जाए तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर आपकी कमर भी झुकने लग जाती है, और बाकी जोड़ जो होते हैं जैसे हिप जॉइंट या कूला जिसे कहते हैं, नी जॉइंट हो गया, ये भी इन्वॉल्व होने लग जाते हैं, और उसकी वजह से और दिक्कतें पैदा होने लग जाती हैं। साथ ही साथ जो है इन्फेक्शन और ऑटोइम्यून कॉजेज को छोड़ के बाकी जो कॉजेज होते हैं, जैसे कि कैंसर की मैं बात की थी, कैंसर के अंदर भी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका अर्थराइटिस दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है तो हमको कैंसर का भी शक हो सकता है। तो इसके लिए हमको कई तरह के टेस्ट करा के देखना पड़ता है कि कहाँ का कैंसर है और किस कैंसर की वजह से ये जोड़ों में दर्द हो रहा है। जैसे मैंने बताया, छोटे बच्चों के अंदर, अगर 1 साल के बच्चों के अंदर अगर अर्थराइटिस हो जाए तो हमें ब्लड कैंसर भी तक भी सोचना पड़ता है। और उसी तरह अगर बड़ों के अंदर यानी 60 साल या 70 साल के जो मरीज होते हैं उनको अर्थराइटिस होने लग जाए, जो दवाइयों से बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, जो हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस में दवाइयां देते हैं उससे भी ठीक नहीं हो रहा है, तो हमको एक कैंसर की जांच करनी पड़ती है, जिसमें आपके जो ब्रेस्ट के कैंसर हैं, फिर प्रोस्टेट के कैंसर हैं, किडनी के कैंसर हैं, ये सारे अर्थराइटिस करा सकते हैं। तो ये बहुत सारे कॉजेज होते हैं जो अर्थराइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ढंग से अगर पकड़े ना जाए तो बहुत दिक्कत करते हैं। तो इसकी मैंने बात कर ही ली है। जो अदर टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस होते हैं वो जैसे सोरियाटिक अर्थराइटिस हो गया, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, बाकी रिएक्टिव अर्थराइटिस हो गया। रिएक्टिव अर्थराइटिस भी एक जो है इन्फेक्शन की वजह से ही फ्लेयर अप होता है। इसमें जो आपके डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन होते हैं उसकी वजह से ये अर्थराइटिस फ्लेयर अप हो जाता है। और एक बहुत ही कॉमन अर्थराइटिस होता है जिसे हम गाउट कहते हैं। गाउट एक यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है। यूरिक एसिड जो होता है हमारे जॉइंट्स के अंदर डिपॉजिट होने लग जाता है, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा जोड़ों के अंदर सूजन आने लग जाती है। जो आपके पैरों का मोटा वाला थंब है, यानी कि जो थंब होता है उसके अंदर जॉइंट में पेन होने लग जाता है, और वो दर्द आता जाता रहता है। जैसे ही आप पेन किलर खाते हैं तो 3-4 दिन में ठीक हो जाता है, और जैसी दवाई छूट जाती है यानी आप पेन किलर खाना बंद करते हैं तो उसके अटैक गाउट के फिर से होने लग जाते हैं।
और इसका ढंग से इलाज ना हो तो ये धीरे धीरे करके बाकी जॉइंट्स को भी इन्वॉल्व करने लग जाता है, जिसके वजह से आपके सारे जॉइंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं और यूरिक एसिड की वजह से आपकी किडनी भी खराब हो सकती है और किडनी के जो जो पेशाब का रास्ता होता है उसके अंदर यूरिक एसिड के स्टोन्स भी बन सकते हैं। तो गाउट को भी पकड़ना जरूरी होता है। ज्यादा से ज्यादा ये जो है हमारे पुरुषों को ज्यादा परेशान करता है, जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है या मोटे होते हैं या जिनको किडनी की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यूरिक एसिड जो है वो किडनी के रास्ते निकलता है और जिनको भी किडनी की प्रॉब्लम होती है तो वो यूरिक एसिड यूरिन के रास्ते नहीं निकल पाता है और फिर वो बाकी जॉइंट्स में जाके दिक्कत पैदा करता है। तो जॉइंट पेन के अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो अर्थराइटिस कैसे पता करेंगे कि आपको अर्थराइटिस हो रहा है? तो अर्थराइटिस के अंदर आपको देखना पड़ेगा कि आपके कौन से डॉक्टर साहब हमेशा आपसे पूछेंगे कौन से जोड़ों में दर्द हो रहा है, कब पे दर्द हो रहा है, तो उसके बेसिस पे वो डायग्नोसिस बनाते हैं, आपकी एज कितनी है उसके हिसाब से डायग्नोसिस बनाते हैं। तो उसमें जो है आपके अर्थराइटिस के अंदर आपके जो जोड़ होते हैं, कोई भी जोड़ हो जाए, चाहे वो हाथों के जोड़ हो जाए, पैरों के जोड़ हो जाए या आपकी जो एल्बोज हैं वो शोल्डर्स होते हैं, तो उसके अंदर जो है थोड़ा दर्द होने लग जाता है, काफी दर्द होने लग जाता है। फिर आप जो है सूजन आने लग जाती है जोड़ के अंदर, जो ऊपर की स्किन है वो लाल होने लग जाती है, जोड़ जो है वो गर्म हो जाता है और जोड़ों का मोड़ना है, यानी जो जोड़ हम मोड़ते हैं वो मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसके अंदर कई बार पानी भर जाता है और पेशेंट जो है उसको ठीक करने के लिए वो पेशेंट जो है पेन की वजह से वो जोड़ जो है यूज नहीं करना चाहता है। तो हमेशा जब भी आप देखेंगे अर्थराइटिस के अंदर अगर एल्बो के अंदर अर्थराइटिस होगा तो वो एल्बो को सीधा नहीं करता है, हमेशा टेढ़ा रखता है। तो उसी तरह अगर आपकी नीज के अंदर अगर अर्थराइटिस या पानी भर जाता है तो वो पेशेंट टांग को सीधा नहीं कर पाता है, तो इसकी वजह से आपको दिक्कतें होने लग जाती है। और जब भी आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो आपको एग्जामिन करता है, आपको जो आप जोड़ हैं, हाथों के जोड़ हैं, बाकी एल्बो हैं, शोल्डर्स हैं, उसको एग्जामिन करता है। फिर उनको हाथ लगा के देखता है कि उसके अंदर सूजन तो नहीं है, हाथ लगाने से दर्द नहीं हो रहा है, बाकी जो है कि आपकी जो जो स्किन है वो लाल तो नहीं हो रही है और कोई इन्फेक्शन का जो साइन है वो तो नहीं मिल पा रहा है, बाकी जोड़ कितनी यानी कि मोबिलिटी है, कितना उनका रेंज ऑफ मोशन है, रेंज ऑफ मोशन है कि वो कितना अपने हाथ को खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, नीज को कितना यानी कि मूव कर सकते हैं, उसकी रेंज ऑफ मोशन कितनी है, वो सब एक न्यूरोलॉजिस्ट देखता है। और कितने जोड़ इन्वॉल्व हो रहे हैं वो भी तो देखता है, कौन से जोड़ इन्वॉल्व हो रहे हैं, अगर हाथों के जोड़ इन्वॉल्व हो रही है तो आर्थराइटिस हो सकता है, अगर नी इन्वॉल्व हो रही है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, और पेशेंट की एज कितनी है तो उसके हिसाब से डायग्नोसिस बनाए जाते हैं। और अगर आपको बहुत ही कम समय में अर्थराइटिस हो गया है तो उसके कॉजेस अलग होते हैं, अगर लंबे समय से अर्थराइटिस करे जा रहे हैं तो उसके कॉजेस अलग होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है न्यूरोलॉजिस्ट आपसे पूछता है और ये भी पूछता है कि आप कोई दवाइयां तो नहीं खा रहे हैं, बाकी आप कोई बीपी शुगर की बीमारियां तो नहीं है, थायराइड की बीमारियां नहीं है, तो थायराइड की बीमारियों में अर्थराइटिस दिक्कतें हो जाती हैं और उसमें भी जॉइंट में पेन होने लग जाता है। तो ये सब चीजें एक न्यूरोलॉजिस्ट आपसे पूछता है। साथ ही साथ ये मैं बताना चाहूंगा, जब भी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है तो एक रूमेटोलॉजिस्ट हमेशा आपसे पूछेगा कि आपको बुखार तो नहीं आ रहा है, क्योंकि बुखार अगर आ रहा है और जोड़ों में भी दर्द हो रहा है तो उसका मतलब आप इन्फेक्शन भी एक कॉज हो सकता है, जैसे अंदर चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, टीबी हो गया, ये सारे कॉजेस की वजह से भी फीवर आ सकता है जो अर्थराइटिस भी करा सकते हैं। बाकी कैंसर हो गए वो भी जो है अर्थराइटिस और फीवर कर सकते हैं। साथ में जो है आपको कोई स्वेलिंग तो नहीं आ रही है, जैसे एक डिजीज होता है जिसके अंदर अर्थराइटिस होता है लेकिन यहाँ पे जो ग्लैंड्स होते हैं जिससे कि आपकी जो सलाइवा बनती है मुंह के अंदर वो भी सूखने लग जाते हैं, जिसे हम शॉर्गन सिंड्रोम बोलते हैं। बाकी आपका वेट लॉस तो नहीं हो रहा है, वेट लॉस अगर ज़्यादा होता है तो हमको और भी कॉजेज देने पड़ते हैं उसकी, क्योंकि वेट लॉस का मतलब है कि पेशेंट को या तो उसका जो अर्थराइटिस है वो ढंग से कंट्रोल नहीं हो रहा है, या तो वो इन्फेक्शन से सफर कर रहा है, या तो उसको कोई कैंसर की दिक्कत है, तो उसकी वजह से भी वेट लॉस हो सकता है। साथ में पूरे दिन थकान रह सकती है, बाकी ऑर्गन्स के अंदर दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है, आपकी आंखें लाल होने लग जाती हैं। सिमिलरली एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर स्पाइन के साथ इन्फ्लेमेशन तो होती है लेकिन उनके अंदर भी आंखें लाल होने लग जाती हैं, और साथ ही साथ जो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस मरीजों के अंदर जो उनके फेफड़े होते हैं वो भी सिकुड़ने लग जाते हैं, जिसे हम लंग फाइब्रोसिस बोलते हैं या आईएलडी बोलते हैं। और उसी की तरह एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर भी आपका पेट खराब रहने लग जाता है, जो आपके इमोशन है उसके अंदर खून आने लग जाता है, वेट लॉस होने लग जाता है। तो ये सारी चीजें एक न्यूरोलॉजिस्ट आपसे पूछता है, क्योंकि उसे डायग्नोसिस बनाना होता है, उसकी बेसिस पे टेस्ट कराने होते हैं और उसके बाद एक मैनेजमेंट प्लान बनाना होता है। तो अर्थराइटिस मैं यही बताना चाहूंगा कि किसी को भी हो सकता है, तो चाहे वो छोटा सा बच्चा हो या कोई भी एल्डरली मेल हो या फीमेल हो, कोई भी लोग को अर्थराइटिस कर सकता है। और एज की
डिपेंड और एज के उसके क्या कहते हैं, अगर हम एज की बात करें तो डिफरेंट कॉलेजेस हम डिफरेंट एज ग्रुप के हिसाब से बनाते हैं। और ये गलतफहमी आप रखिए कि बच्चों में अर्थराइटिस नहीं हो सकता है या यंग एज के अंदर अर्थराइटिस नहीं हो सकता है, फीमेल्स के अंदर अर्थराइटिस नहीं हो सकता है, ये किसी को भी अफेक्ट करता है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। तो मैंने अर्थराइटिस की बात करी है कि इसमें बहुत से कॉजेज हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि अगर चोट लग जाए बचपन के अंदर तो पूरे लिगामेंट खराब हो जाते हैं, टेंडन खराब हो जाते हैं, जोड़ खराब हो जाता है, तो अर्थराइटिस जो है वो जल्दी यंग के अंदर स्टार्ट हो जाता है। साथ में जो है इन्फेक्शन एक कॉज हो सकता है, साथ में ऑटोइम्यून बीमारियां हो सकती हैं, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, लूपस हो गया, शॉकवेन हो गया, बाकी यूरिक एसिड वजह से भी ये चीजें हो सकती हैं, बाकी कैंसर की वजह से भी ये अर्थराइटिस की दिक्कतें हो सकती हैं। अगर मैं ऑटो इम्यूनिटी के बारे में बात करूँ, ऑटो इम्यूनिटी का क्या मतलब है? ऑटो इम्यूनिटी का ये मतलब होता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम जो है सफेद रक्त कोशिकाओं से बनता है, जिसे हम डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी का काम होता है कि वो इन्फेक्शन से लड़ता है, जो बाहरी इन्फेक्शन होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया, वायरस हो या उनसे लड़ता है। लेकिन इस वजह से जो ये डब्ल्यूबीसी होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि वो रीप्रोग्राम हो जाते हैं, वो आपकी बॉडी से ही लड़ने लग जाते हैं। उसका रीजन क्या है वो अभी तक नहीं पता चला है, 100 साल की रिसर्च भी हो गई है, तो ये बताना बहुत मुश्किल है क्या जेनेटिक्स की वजह से है या कोई लो ग्रेड इन्फेक्शन है जो बार बार डब्ल्यूबीसी को एक्टिवेट करता है और आपकी जॉइंट के अंदर दिक्कत लाता है, या आपकी खाने के अंदर कोई दिक्कत है या डाइट के अंदर कोई दिक्कत है, इन चीज़ों से कोई इफेक्ट करता है। ये भी रिसर्च इसके ऊपर अभी हो रही है, लेकिन अभी पूरी तरह से पता नहीं चल पाया है कि किस वजह से ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं। जैसे लूपस की बीमारियां वो फीमेल्स के अंदर ज़्यादा होती हैं, और ये क्यों होती है, शायद उनके अंदर ईस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा होते हैं, उसकी वजह से होती हैं, ये भी बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये सारी चीज़ें ऑटोइम्यूनिटी के ऊपर अभी कॉज नहीं पता है, लेकिन हाँ ये है कि ये लाइलाज बीमारी नहीं है। अगर आप बीपी शुगर की मरीज जैसे दवाइयाँ खाते रहते हैं तो आपका जो डिजीज कंट्रोल में है, तो वो दवाइयों के साथ साथ लाइफ अच्छी होने लगती है। हाँ, तो मैंने बताया कि अर्थराइटिस की प्रॉब्लम के लिए जब भी आप जाएंगे रूमेटोलॉजिस्ट के पास तो वो जरूर पूछेगा कि कोई जेनेटिक हिस्ट्री तो नहीं है, माँ बाप में नहीं था, या कोई आपके जो ब्रदर सिस्टर है उनके अंदर भी अर्थराइटिस की हिस्ट्री तो नहीं रही है, या जो आपके कजन है उनके अंदर भी अर्थराइटिस की हिस्ट्री नहीं रही है, क्योंकि अर्थराइटिस जो है फैमिली डिजीज है, फैमिली में जाता है। लेकिन इसकी कई बार मरीज देखे कि वो कहते हैं कि हमारे माँ बाप के अंदर अर्थराइटिस प्रॉब्लम थी, तो हमको कितना चांस रहता है, वो चांस बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तक जो है वो कॉज पता नहीं चला। कई पेशेंट होते हैं एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के जो सफर कर रहे होते हैं, जिनका एक्चुअली B27 पॉजिटिव होता है, वो अपने बच्चों का भी B27 पॉजिटिव टेस्ट कराते हैं, जो कई बार पॉजिटिव आ जाता है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपके बच्चों की एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होगा। बस हम ये बता सकते हैं, अगर आप एक हेल्दी डाइट लेते रहेंगे, अगर वो बच्चे जो हैं जो एक्चुअली B27 पॉजिटिव भी आ रहे हैं लेकिन एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है, अगर वो स्मोकिंग अवॉइड करें, ज़्यादा खाना लें, अच्छी डाइट लें, तो वो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के चांसेस होना बहुत कम हो जाता है। अगर वो स्मोक करते रहेंगे तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर सिर्फ B27 पॉजिटिव है तो आपको जो है अपने बच्चे का भी टेस्ट कराना है, ऐसा मत कीजिए आप, क्योंकि बच्चा भी उसके बारे में सोचने लग जाता है, वो सोचता है कि एक्चुअली B27 मेरा पॉजिटिव है, शायद उसकी वजह से दर्द हो रहा है, ये हो रहा है। तो प्लीज अपने बच्चों का कभी कोई टेस्ट नहीं कराइएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो पहले अपने डॉक्टर या फैमिली फिजिशियन से मिलिए, या वो कहते हैं टेस्ट कराने को तब कराइए। साथ में जो है बाकी जो कॉज होते हैं, जैसे कॉमन तो आती है, अगर कोई चोट लग जाती है तो भी अर्थराइटिस हो सकता है। जोड़ के अंदर चोट लगती है, जैसे नी के अंदर चोट लग जाती है, कई बार जो बॉलर होते हैं क्रिटिकल चोट लग जाती है, कहीं को साइकिल चलाते हुए चोट लग जाती है, तो हाँ अर्ली ऑनसेट अर्थराइटिस आपको हो सकता है। तो अभी किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि आपको क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या लाइफ लेना चाहिए जो अर्थराइटिस में हेल्पफुल रहे, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ऐसी कोई डाइट अभी नहीं आई जिससे कि आपका अर्थराइटिस कंट्रोल हो जाए, लेकिन ऐसी डाइट जरूर है कि आप जो पेन्स हैं थोड़े कम होते हैं। ऐसा कोई हमारे पास क्यूरेटिव डाइट भी जो मैं बता दूँ कि आप ये खाओ वो तो आपका जो अर्थराइटिस है वो ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ी बहुत प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि आपको स्मोक नहीं करना है लाइफ में, स्मोक करेंगे तो अर्थराइटिस का रिस्क होता है वो 20 टाइम्स होता है, 20 गुना ज़्यादा हो रहा है। अगर आप ज़्यादा अल्कोहल लेंगे तो उसका भी अर्थराइटिस से जो है लिंक होता है। साथ में जो है अगर आप मोटे हैं तो आपको अपना वजन कम करना चाहिए, क्योंकि मोटे लोगों के अंदर भी अर्थराइटिस ज़्यादा होता है, जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। क्योंकि मोटे लोगों के अंदर ये होता है क्योंकि उनका सारा जो वजन है वो घुटनों की तरफ है, तो 1 किलो भी आपका वजन बढ़ेगा तो 10 किलो जो वजन है वो आपके घुटनों के ऊपर ही जाएगा, तो उसकी वजह से जो है वो पेन करते हैं। तो अगर आप अपना वेट कम करते रहेंगे तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो घुटनों के अंदर होता है वो भी कम होने लग जा रहा है। तो अगर आप डाइट की बात करें तो ज़्यादा मीठा मत लें, ज़्यादा नमकीन मत लें, चटनी अचार वो रखें,
ठीक है, सलाद के ऊपर अलग से नमक मत डालें, और जो दही के अंदर है वो भी नमक ना डालें, ठीक है, ज़्यादा मीठा ना लें, वो भी बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा फ्राइड ना लें, जंक फूड मत लें, और चटनी अचार भी अवॉइड करें क्योंकि उसके अंदर नमक का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। बाकी जो है ओमेगा की फैटी एसिड जिन चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं वो चीज़ें आप ले सकते हैं, जैसे कि वॉलनट्स हो गए, जिन्हें हम अखरोट कहते हैं, जिन्हें फिर आपके बादाम हो गए वो आप ले सकते हैं। बाकी जो है जैसे कि फिश, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फिश का इस्तेमाल या एग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको रेड मीट नहीं लेना है, जैसे कि मटन हो गया उसका जो है आपको सेवन नहीं करना है क्योंकि उसके लिए पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बाकी लोग कहते हैं कि जिसको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है उनको बाकी लोग कहते हैं जिनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है उनको दालें नहीं खानी चाहिए, ये जो है क्या कहते हैं किसी तरह का प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, ऐसी बात गलत है। जो यूरिक एसिड से सफ़र कर रहे होते हैं उनको जो है जैसे कि डाइट में कभी भी जैसे कि बहुत मीठी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, जैसे पेप्सी कोला हो गया, फिर मीठे जूस हो गए जिससे फ्रक्टोज ज़्यादा बनता है तो उससे यूरिक एसिड भी ज़्यादा बनता है, तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। साथ में जो है आपको फिश गाउट के मरीजों को यूरिक एसिड की दिक्कत है, फिश नहीं लेनी चाहिए, बियर का इंटेक कम करना चाहिए। तो यूरिक एसिड के अंदर आप दाल, सब्जी, रोटी, पनीर सब खा सकते हैं। प्रोटीन के जो सोर्सेज जो वेजिटेबल आते हैं वो सब ले सकते हैं, लेकिन रेड मीट, मटन तो नहीं लेना है। आप चिकन यूज़ कर सकते हैं, एग यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो धारणाएँ होती हैं कि आपको दाल बंद कर दो, ये सब बंद कर दो, ये यूरिक एसिड के मरीजों को नहीं करनी चाहिए। बाकी आप साथ-साथ जो है दवाइयाँ थोड़ी बहुत जैसे फूड सप्लीमेंट्स कहते हैं वो भी ले सकते हैं, जैसे कि पोस्ट मेनोपॉज़ल फीमेल्स होती हैं तो उनको कैल्शियम लेते रहना चाहिए, विटामिन डी आप ले सकते हैं। विटामिन डी जो है 90% ऑफ पॉपुलेशन जो इंडियन पॉपुलेशन है उसके अंदर विटामिन डी वैसे ही कम होता है। तो इसके अंदर जो है आपको जैसे कि अगर आपके अंदर विटामिन डी कम है तो आप विटामिन डी कैप्सूल ले सकते हैं जो 12 हफ्ते में, यानी कि आपको भी वीक में एक बार लेना है और 12 हफ्ते के लिए लेना है, और जब आपका कोर्स खत्म हो जाए तो उसको आप महीने में एक बार भी ले सकते हैं। साथ में जो है आप कर्क्यूमिन होता है जो हल्दी के अंदर भी प्रेजेंट होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप दूध के अंदर भी हल्दी मिला के ले सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए जो आपके आर्थराइटिस को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकती हैं। तो जब भी आप आर्थराइटिस से सफ़र करते हैं तो आपको एक डायग्नोसिस बताया जाता है, या तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। तो उसके अंदर बहुत सारी जो हैं हमारे पास ट्रीटमेंट रहती है। तो उसके अंदर सबसे पहला होता है फिजिकल थेरेपी। फिजिकल थेरेपी का मतलब ये है कि आपको एक्टिव रहना है। अगर जोड़ों के अंदर दर्द है तब उस टाइम के लिए आप बेड रेस्ट करें, लेकिन जब भी आपका जोड़ों का दर्द कम हो जाए तो प्लीज़ आप एक्टिव रहें, काम करते रहें। ये नहीं कि आपको बस बैठे रहना है। आप थोड़ा वॉक करें, फिर आप जो है एरोबिक एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी ट्रेनिंग यानी कि एक ट्रेनर के अंदर करें, सुपरविज़न के अंदर करें, नहीं तो चोट लगने के चांसेस हो सकते हैं। बाकी योगा भी अपनी लाइफ के अंदर इंक्लूड करें तो ये सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी और आर्थराइटिस में भी हेल्प करती हैं। और अगर आपके जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द है, अगर आपका घुटना सूज गया है, अगर 1-2 दिन ही हुए हैं घुटना सूजे हुए, तो आप कोल्ड पैक यानी आइस पैक भी लगा सकते हैं, जिससे कि सूजन कम हो सकती है, दर्द कम हो सकता है। साथ ही साथ है तो आप पेन किलर्स भी ले सकते हैं, लेकिन पेन किलर्स ज़्यादा नहीं लेने चाहिए। यदि आपको जॉइंट पेन पड़े तो आप 1-2 पेन किलर्स ले सकते हैं, लेकिन अगर वो ठीक नहीं हो रहा है तो आपको एक रूमेटोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए। साथ में जो है थोड़ी इम्यूनिटी से ऑल्टर करने वाली मेडिकेशन होती हैं, जो आपकी इम्यूनिटी को थोड़ा मॉड्यूलेट करती हैं, यानी थोड़ा यानी कि कंट्रोल में रखने की कोशिश करती हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें जो है आपको स्टेरॉइड्स होते हैं जो लोगों को ये शंका रहती है कि डॉक्टर साहब तो स्टेरॉइड देते हैं, जब भी आते हैं तो स्टेरॉइड दे देते हैं, जिससे हमारा पेन तो चला जाता है, लेकिन स्टेरॉइड की वजह से साइड इफेक्ट भी इतने सारे लिखे होते हैं, आँखों में दिक्कत आ जाती है, स्किन लूज़ हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, बीपी शुगर हो जाता है। लेकिन स्टेरॉइड हम इसलिए देते हैं क्योंकि जॉइंट पेन्स कई बार इतने सीवियर होते हैं, क्योंकि जॉइंट पेन्स इतने सीवियर होते हैं कि हमको स्टेरॉइड देना पड़ता है, हमको लो डोज़ स्टेरॉइड देना पड़ता है, जिससे आपके जॉइंट पेन्स कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन वो 1 से 2 महीने देते हैं और फिर धीरे-धीरे करके हम उसको बंद कर देते हैं, क्योंकि हम जो बाकी दवाइयाँ चलाते हैं स्टेरॉइड के साथ, जिसे हम डीमार्ट होते हैं यानी एंटी रूमेटिक ड्रग्स बोलते हैं, तो उसकी वजह से जो है स्टेरॉइड का जो कंज़म्पशन है, जो यूज़ है वो बहुत कम हो जाता है और धीरे-धीरे करके बंद हो जाता है। तो कोई भी रूमेटोलॉजिस्ट आपको ज़्यादा लंबे समय तक स्टेरॉइड नहीं देगा। अगर स्टेरॉइड देने की बार-बार ज़रूरत पड़ती है, तो हम जो है बाकी चीज़ें जो होती हैं, बाकी ड्रग्स जो होते हैं वो चलाते हैं और धीरे-धीरे करके स्टेरॉइड्स को बंद कर देते हैं। और रूमेटोलॉजिस्ट आपको कभी नहीं कहेगा कि आप स्टेरॉइड लेते रहें। और अगर आपका दवाइयों से भी काम नहीं बन रहा है, तो हम बायोलॉजिकल थेरेपी के लिए भी आपको काउंसल कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं।
बायोलॉजिकल थेरेपी अभी न्यू है, जो 2000 यानी कि सन 2000 से हमारे यूज में आई है। बायोलॉजिकल्स का काफ़ी इफेक्टिव है, काफ़ी एफिकेशियस है। इससे स्टेरॉइड का भी जो है यूज कम बंद हो जाते हैं, आपकी दवाइयाँ जो आप मुँह से खाते हैं वो भी बंद हो जाती हैं, कम से कम हो जाती हैं, और काफ़ी आपको हेल्प हो जाती है। आपका आर्थराइटिस, पेन, फिटनेस सब कुछ बिल्कुल बढ़िया हो जाता है। लेकिन बायोलॉजिकल्स के भी साइड इफेक्ट होते हैं, तो अगर आपको कोई भी रूमेटोलॉजिस्ट बोलता है कि आपको बायोलॉजिकल की जरूरत है, तो आप उससे प्लीज डिस्कस करें कि इनके साइड इफेक्ट क्या है, कितनी एफिकेसी है, कैसा लेना है, कॉस्ट कितना है, क्योंकि थोड़े कॉस्टली ड्रग्स भी होते हैं और इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन आपको ये रूमेटोलॉजिस्ट से बिल्कुल कंसल्ट करने के बाद ही लेने चाहिए। और लास्ट ऑप्शन होती है सर्जरी। सर्जरी जो है, जैसे कि नी रिप्लेसमेंट हो गई, फिर आपकी हिप रिप्लेसमेंट हो गई, ये भी एक तरह की आपकी अर्थराइटिस का पेन करने में, काम करने में हेल्पफुल होते हैं। क्योंकि कई बार ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर आप जितनी भी दवाइयाँ खा लो, आपको रोज कई बार ऐसे पेशेंट होते हैं जो रोज पेन किलर खाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा भी चल नहीं पाते हैं, थोड़ा सा भी अपना रोजमर्रा का जो काम है वो भी नहीं कर पाते हैं, शॉपिंग के लिए नहीं जा सकते हैं, सीधे और करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है और रोज पेन किलर्स खाते हैं, और जो उनकी सोशल लाइफ है वो भी खत्म हो जाती है पेन के मारे। तो अगर आपको दवाइयाँ खाने की रोज जरूरत पड़ रही है, तो आप एक नी रिप्लेसमेंट भी, आप हिप रिप्लेसमेंट भी करा सकते हैं, क्योंकि अब जो है एडवांसेस इतनी हो गई है सर्जरी के अंदर कि वो काफ़ी हेल्पफुल है कि आपको जो है जब आपका नी रिप्लेसमेंट हो जाए या हिप रिप्लेसमेंट हो जाए, तो उसके बाद आपको दवाइयाँ खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेन किलर्स खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो इम्प्लांट होता है वो 20 से 25 साल आराम से चल जाता है। तो जब भी आपको कोई भी रूमेटिक डिजीज होता है, तो जल्दी से जल्दी हमको डायग्नोसिस बनाना चाहिए, क्योंकि जल्द डायग्नोसिस नहीं बनता है तो उतना ही जॉइंट्स के अंदर डैमेज होने लग जाता है, उतनी ही जॉइंट्स आपके टेढ़े होने लग जाते हैं, उतना ही आपको जो है काम करने में दिक्कत आने लग जाती है। तो इसलिए हमको एक जल्दी से जल्दी एक डायग्नोसिस बनाना चाहिए। बाकी जॉइंट को जो है, जिसमें दर्द हो रहा है, ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो उसको ज़्यादा यूज़ मत कीजिए थोड़े दिन के लिए, जब दर्द कम हो जाए तो उसको यूज़ में लाइए। बाकी जो है थोड़े डिजीज मॉडिफिकेशन के लिए हम थोड़े ड्रग्स चलाते हैं, क्योंकि हमको दर्द, सूजन ये सब कम करनी होती है, तो जिसमें हमको शुरुआत में कई बार स्टेरॉइड देना पड़ता है, और कई बार और साथ में हमको बाकी ड्रग्स देने पड़ते हैं, जिसमें हम एंटी रूमेटिक ड्रग्स बोलते हैं, तो फोलिट्रैक्स हो गया आपका, फिर आपका जो हफ्ते वाली दवाई जिसे हम कहते हैं, बाकी लेफ्लुनोमाइड हो गई, सुल्फासालिजिन हो गई, HCQS हो गई, तो ये सारी दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। और कई बार दवाइयाँ हमको बहुत जल्दी शुरू करनी पड़ती है, क्योंकि हमको कई बार बहुत अग्रेसिव होना पड़ता है, क्योंकि हम आपके जो सिम्टम्स हैं वो एकदम से ठीक करना चाहते हैं, और स्टेरॉइड का यूज़ एकदम से कम करना चाहते हैं और बंद करना चाहते हैं। और साथ में कई बार अगर पेन रिलीफ नहीं होता है, तो हमको कई बार पेन किलर्स का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। और जब भी आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी ऐसी बीमारियाँ होती हैं, तो आप ये मत समझिए कि ये लाइलाज बीमारी आपको हो गया तो आपको ये रहेगा ही, इसका मतलब ये नहीं है। क्योंकि जब भी दवाइयाँ चलती हैं, तो आपकी जो लाइफ़स्टाइल है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। आप इसको बीपी शुगर की तरह समझ सकते हैं। अगर बीपी शुगर के लिए हमको ये नहीं पता है वो किस वजह से होती है, लेकिन हो जाती है, दवाइयाँ खाने से कंट्रोल में रहती है। तो उसी तरह आपको भी दवाइयाँ लेते रहना चाहिए। और साथ में जो है, जब भी आप दवाइयाँ स्टार्ट करें, तो रूमेटोलॉजिस्ट ज़रूर बोलेगा कि आप थोड़े बहुत टेस्ट करा के आइए, क्योंकि दवाई खाने के बाद थोड़े बहुत ब्लड टेस्ट के अंदर साइड इफेक्ट देने पड़ेंगे, क्योंकि जब भी कोई दवा चलती है तो उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, नहीं कि वो सबको ही हो, लेकिन थोड़े बहुत चीज़ों को वो साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो हमको ब्लड टेस्ट करा के देखना पड़ता है। तो कई बार जो है हमको बहुत ज़्यादा जैसे नी में पेन हो जाता है, तो कहीं को नी कैप से भी आराम मिल जाता है, तो आप नी कैप भी लगा सकते हैं। कई बार पेशेंट बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ियस हो जाते हैं जॉइंट पेन्स को लेके, तो उनको अपने डॉक्टर से भी बात करनी चाहिए, उनको अपनी फैमिली से भी बात करनी चाहिए, और साथ ही जो है हर डिसीजन लेने में फैमिली का भी इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। तो फैमिली वाले ये नहीं समझते हैं पेशेंट को पेन हो रहा है और वो घर का काम नहीं कर रहा है और ये सब दिक्कतें आ रही हैं, वो सिर्फ बोल रहा है, ये चीज़ें नहीं होती हैं। जो भी आर्थराइटिस करता है, वो अपनी रोज़मर्रा के काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसके जोड़ काम नहीं कर रहे हैं, और हमको लाइफ में जोड़ इसलिए चाहिए कि हम अपनी मोबिलिटी, अपना जो काम है वो बना के रखें। तो फैमिली वालों को ये भी समझना चाहिए, अगर पेशेंट पेन में है तो उसको एक डॉक्टर से ज़रूर दिखाइए, और जो है और डॉक्टर जो है उनकी हेल्प कर पाएगा, और फैमिली वालों को भी अपने पेशेंट को भी आर्थराइटिस से सफ़र कर रहे हैं और सपोर्ट करना चाहिए। और ज़रूरी ये है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले जो मरीज़ हैं वो रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें। एक्सरसाइज के क्या-क्या फ़ायदे हैं? एक्सरसाइज से एक तो आपका पेन कम होता है, साथ में जो है जॉइंट्स की तरफ जो ब्लड सप्लाई है वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। बाकी जो कैल्शियम जो है वो ज़्यादा करके आपके जॉइंट के अंदर डिपॉज़िट होता है, और आपका जो जॉइंट का फंक्शन है वो भी आपकी इम्प्रूव हो जाता है, और स्टिफनेस भी काफ़ी कम हो जाती है। तो आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको दर्द ज़्यादा है, तो हाँ, 1-2 दिन का आप बेड रेस्ट कर सकते हैं, 2-3 दिन का बेड रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही दर्द कम हो जाए, तो आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए।
तो यही मैं बताना चाहता था, जब भी आपको लगता है कि आप जोड़ों में बहुत दर्द है तो आप थोड़ा रेस्ट करिए, जब भी आप ठीक हो जाए तो आप एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो भी सुपरविजन के अंदर करनी चाहिए, एक ट्रेनर के साथ करनी चाहिए। और आप योगा भी इन्वॉल्व कर सकते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि योगा काफ़ी हेल्पफुल है आर्थराइटिस के लिए। बाकी पेन किलर्स हैं, कई बार हम पेन किलर्स देनी पड़ती हैं क्योंकि जोड़ों में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और पेन किलर्स खाने से आराम आ जाता है, लेकिन पेन किलर से भी साइड इफेक्ट होते हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, जैसे कि आपकी किडनी डैमेज हो सकती है, आपके जो पेट के अंदर छाले पड़ सकते हैं, एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है, आपका बीपी बढ़ सकता है। तो आपको कभी भी ये नहीं है कि आप केमिस्ट के पास गए और दर्द की गोली ले ली, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा एक फिजिशियन या रूमेटोलॉजिस्ट से जरूर मिलिए, क्योंकि अगर आपको दर्द हो रहा है तो बाकी दवाइयाँ भी यूज़ करके आपके दर्द को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये मत कीजिएगा आप हमेशा केमिस्ट के पास चले जाएँ, बोलें मुझे पेन किलर दे दो, उससे मुझे आराम हो जाता है, क्योंकि पेन किलर्स के साइड इफेक्ट हो सकते हैं जो आपको ज़िंदगी भर परेशान करेंगे फिर। और स्टेरॉइड्स की मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, रूमेटोलॉजी में स्टेरॉइड जो है वो कम से कम 60-70 साल से हम यूज़ कर रहे हैं और स्टेरॉइड्स को आज तक कोई रिप्लेस नहीं कर पाया, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी एक्ट करते हैं, क्योंकि इनका जो टाइम ऑफ यानी ऑनसेट ऑफ एक्शन है बहुत ही कम होता है। अगर आप एक दिन में लेते हैं तो आपका जॉइंट पेन स्वेलिंग बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, लेकिन हम स्टेरॉइड ज़्यादा दे नहीं सकते हैं, हम 1 से 2 महीने देते हैं। और डिफरेंट कंडीशन के अंदर हमको कई बार हाई डोज स्टेरॉइड भी देना पड़ता है, जैसे कि पेशेंट को ILD की प्रॉब्लम हो जाती है, लंग के अंदर फाइब्रोसिस होने लग जाता है, ऑटोइम्यून बीमारियों के अंदर जो है कई बार किडनी में दिक्कत आने लग जाती है, तो उस वक्त हमको हाई डोज स्टेरॉइड देने पड़ते हैं। कई बार पैरों में बहुत बड़े छाले पड़ जाते हैं ऑटोइम्यून बीमारी की वजह से, तो इसी वजह से हमको बहुत ज़्यादा हाई डोज स्टेरॉइड देनी पड़ती है, लेकिन हमको स्टेरॉइड धीरे-धीरे करके कम करके बंद करना पड़ता है और बाकी मेडिकेशन स्टार्ट करनी पड़ती है। और अगर आप जाके ये बोलते हैं, कई पेशेंट आते हैं कि ये सफ़ेद वाली गोली खाते हैं मेडोल की या आइसोलोन की या ओमेप्रोल की, तो पेन कम हो जाता है, ये सभी चीज़ें हैं और ये हम 1 साल से 2 साल से 3 साल से खा रहे हैं। अगर ये रेगुलरली यूज़ करते रहेंगे हाँ, तो साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपका ब्लीडिंग होने लग जाता है, बीपी की प्रॉब्लम आने लग जाती है, कैटरेक्ट ग्लाउकोमा होने लग जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर होने लग जाती हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से आपकी जो है फ्रैक्चर के रिस्क काफ़ी बढ़ जाते हैं, स्किन काफ़ी लूज़ होने लग जाती है। तो कोई भी डॉक्टर आपको ये नहीं बोलेगा कि आप स्टेरॉइड लेते रहिए, लेकिन उसके साथ आप बाकी दवाइयाँ भी लेंगे जो कि काफ़ी स्लोली एक्ट करती हैं, 2 से 3 महीने लेती हैं और इसके साथ-साथ हम स्टेरॉइड बंद कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं एंटी रोमैटिक ड्रग्स की, जिसको हमने डीमार्ट के बारे में बताया, डीमार्ट जिन्हें जिन्हें बोलते हैं। तो हम ये स्लोली स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो डीमार्ट हैं वो एकदम से काम नहीं करते हैं, उनको 2 से 3 महीने लगते हैं काम करने के लिए और उसी 2 से 3 महीने में हम स्टेरॉइड देते हैं। और डीमार्ट भी काफ़ी एफिकेशियस दवाई हैं, जैसे कि आपकी मीथोट्रेक्सेट है, वो एक कैंसर की दवाई है, लेकिन हम इसको काफ़ी ओवर डोज़ में यूज़ करते हैं। जो कैंसर में हम डोज़ यूज़ करते हैं यानी 500 mg उतना हम यूज़ नहीं करते हैं, 20 mg यूज़ करते हैं, जैसे पेशेंट को काफ़ी रिलीफ आ जाता है और पेशेंट के वेट के हिसाब से ही हम ऐसे ड्रग्स यूज़ करते हैं और साथ-साथ जो है काफ़ी एफिकेशियस ड्रग हैं और जब ये इनका इफ़ेक्ट आ जाता है 3 महीने में, तो ये दवाइयाँ खाने से काफ़ी लाइफ अच्छी हो जाती है और स्टेरॉइड का यूज़ बहुत कम हो जाता है। लेकिन इन दवाइयों के ऊपर आपको टेस्ट कराते रहना चाहिए, क्योंकि इन दवाइयों से आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाना या कभी लिवर पे इफ़ेक्ट आ जाना, ये कभी भी शुरू हो सकता है और आपको इन चीज़ों के लिए अपने ब्लड टेस्ट जो हैं वो बार-बार कराते रहना चाहिए। कई बारी डॉक्टर साहब बोलेंगे कि आप 1 महीने में अपने टेस्ट करा लो। अगर 1 महीने बाद वो टेस्ट ठीक आते हैं तो 3 महीने तक आके आपको वो टेस्ट दिखाते रहना चाहिए जब तक ये दवाइयाँ चलती हैं। और अगर 1 साल तक आपके जो दर्द हैं वो बिल्कुल ठीक रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो हम दवाइयाँ भी कम करके दे सकते हैं और दवाइयाँ बंद करके भी दे सकते हैं। अब हम बायोलॉजिकल्स की बात करते हैं। बायोलॉजिकल 2000 यानी सन में स्टार्ट हुए थे। जब पेशेंट कहते हैं कि हमको दवाइयाँ नहीं खानी है या हम दवाइयाँ टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, उल्टियाँ लग जा रही हैं, पेट दर्द हो जाता है या दवाइयाँ बिल्कुल काम नहीं करती हैं, बिल्कुल उनका जॉइंट पेन, स्टिफनेस या जोड़ों में जो दर्द होता है बिल्कुल ठीक नहीं होता है, तो हम पेशेंट को बायोलॉजिकल्स के ऑप्शन देते हैं। बायोलॉजिकल जो है काफ़ी एफिशिएंट ड्रग हैं, काफ़ी जल्दी एक्ट करते हैं, स्टेरॉइड से भी ज़्यादा जल्दी कई बार ये एक्ट कर जाते हैं, काम बहुत जल्दी आ जाता है। बाकी दवाइयाँ जो आपकी चल रही होती है, जैसे एंटी रूमेटिक ड्रग्स हो गए, वो सब बंद हो जाते हैं, स्टेरॉइड भी बंद हो जाता है। लेकिन ये कॉस्टली ड्रग होते हैं, इनको जो है इंजेक्शन के थ्रू देना पड़ता है और बाकी इनके थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं जो आपको हमेशा रूमेटोलॉजिस्ट से डिस्कस करनी चाहिए और बिना रूमेटोलॉजिस्ट के कंसल्टेशन या डिस्कशन के आपको बायोलॉजिकल्स नहीं देना चाहिए, क्योंकि बायोलॉजिकल्स हार्मफुल हो सकते हैं और इसके लिए जब भी आप बायोलॉजिकल्स स्टार्ट करते हैं तो उनको थोड़े बहुत टेस्ट कराने पड़ते हैं, जैसे आपको टीबी के टेस्ट के लिए बोला जाता है, एक्सरे छाती का करवाना पड़ता है कि उसमें कोई टीबी का कोई पैच तो नहीं आ रहा है, आपको एचआईवी के टेस्ट के लिए बोला जाता है।
तो ये सारे टेस्ट करा के ही बायोलॉजिकल स्टार्ट किए जाते हैं। तो आपको ट्रीटमेंट इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि अगर आप ढंग से ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो ये लाइलाज बीमारी बन जाएगी और आपके जो जोड़ है वो काफी ज्यादा सूजने लग जाएंगे, दर्द करने लग जाएंगे, जो है वो टेढ़े होने लग जाएंगे। बाकी जो है आप रोजमर्रा के जो काम है, जो छोटी छोटी एक्टिविटीज भी हैं आपके, जैसे कि कोई बोर्ड बॉटल का ढक्कन खोलना, दरवाजा खोलना, कुंडली खोलना, ये सब बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि जब भी आर्थराइटिस होता है तो ये चीजें भी बहुत मुश्किल से हो पाती हैं। फिर से बस फिटनेस करिए, तो ये सारी चीजें बहुत परेशान करेंगी आपको। और अगर आप ढंग से ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर आपका खून भी गाढ़ा होने लग जाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस बीमारी के अंदर खून गाढ़ा होने से जो आपके हार्ट अटैक के चांसेस हैं, पैरालिसिस के चांसेस हैं, खून गाढ़ा होने की वजह से होने लग जाती है। और ट्रीटमेंट ढंग से नहीं होती है तो आप जो यानी डेथ के चांस लाइफ स्पैन है वो भी काफी कम हो जाता है, 10 से 15 साल कम होता है अगर ढंग से ट्रीटमेंट नहीं हो पाती है। और अगर ढंग से ट्रीटमेंट नहीं हो पाते तो लोग जो है वो ऑफिस जाना बंद कर देते हैं, घर का काम करना बंद कर देते हैं, बच्चा जो है वो स्कूल जाना बंद कर देता है और किसी से मिक्सअप नहीं होता है। तो उसके जो प्लेयर ग्रुप वाले होते हैं, जो बाकी ग्रुप वाले बच्चे होते हैं, उनसे भी मिक्सअप नहीं हो पा है। तो थोड़ा बहुत डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी सिम्टम्स भी आने लग जाते हैं अगर ढंग से इलाज ना किया जाए। तो ट्रीटमेंट जो है आर्थराइटिस की अवेलेबल है। पहले तो हमने ड्रग्स यूज करते हैं जो काफी एफिकेसी वाले होते हैं, जैसे मैंने बताया स्टेरॉइड हो गए, बाकी पेन किलर्स हो गए, फिर एंटीरोमेट्रिक ड्रग्स हो गए। अगर पेशेंट इन चीजों से के बावजूद लेने के लिए वो ठीक नहीं हो पाता है और उसको दर्द रहता है या वो दवाइयाँ टॉलरेट नहीं कर पाता है क्योंकि उसको उल्टियाँ रहती हैं दवाइयाँ खाते खाते, तो हम बायोलॉजिकल की तरफ जाते हैं तो काफी एक्सपेंसिव वाली पड़ सकती हैं पेशेंट की हिसाब से, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से। लेकिन बायोलॉजिकल भी काफी एफिशिएंट ड्रग्स हैं जो आप ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये सारी दवाइयाँ बहुत महंगी पड़ेंगी, क्योंकि 70 to 80% पेशेंट्स के अंदर जो सस्ती दवाइयाँ होती हैं उनसे ही आराम आ जाता है और महंगी दवाइयाँ लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, धन्यवाद। अभी मेरे पास थोड़े बहुत सवाल आए हैं, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। डाइट की मैंने बात कर ली है और फिर मिस्टर अभी ने पूछा है कि उनकी जो फैमिली मेम्बर है उनको काफ़ी मॉर्निंग स्टिफनेस और पेन होता है पीठ में जब वो उठते हैं, तो उनको प्लीज़ एक रूमेटोलॉजिस्ट से पहले मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे बताया आर्थराइटिस के 100 तरह के कॉज हो सकते हैं। आप किसकी वजह से वो सफ़र कर रही हैं ये सब एक एग्जामिनेशन के बाद ही हम बता सकते हैं और थोड़े बहुत टेस्ट करा के हमको देखना पड़ता है। और बाकी जो है मीना जी का मैसेज आया है कि उनको सार्कॉइड है और काफ़ी दर्द होता है राइट नी के अंदर, तो उनका ये है कि उनको थोड़ा अपना वजन जो है वो कंट्रोल में रखना चाहिए और उनको भी रूमेटोलॉजिस्ट से जरूर मिलना चाहिए। बाकी हाँ, ये जरूरी है कि कोरोना पैंडेमिक आजकल चल रहा है, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले जो मरीज हैं, ये गुड्डू जी ने पूछा है कि कोरोना जो टाइम चल रहा है उसमें क्या आपके बच्चे लेंगे, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऐसी बीमारी है जिसके अंदर हम इम्यून सप्रेसिव दवाइयाँ स्टार्ट करते हैं। इम्यून सप्रेसिंग दवाइयों का ये मतलब होता है कि आपकी इम्यूनिटी थोड़ा दवाइयाँ खाने से कम हो जाती है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप ज़्यादा डोज स्टेरॉइड ले रहे हैं, अगर आप 20 mg से ज़्यादा स्टेरॉइड ले रहे हैं, तो आपको जो कोरोना का अटैक है वो ज़्यादा हो सकता है। तो जो आप अपने रूमेटोलॉजिस्ट से बात कीजिए, अगर वो डोज कम हो सकता है तो वो ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। बाकी अगर आप बायोलॉजिकल से हैं तो वो अगर आपको कोरोना हो जाता है तो जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाली मरीज होती हैं तो वो बायोलॉजिकल बंद करने चाहिए और अपने रूमेटोलॉजिस्ट से जरूर पूछना चाहिए कि क्या दवाई लेनी है। और बाकी कोरोना टाइम में आपको सारी प्रिकॉशन लेनी है, आपको जो है थोड़ा यानी कि मास्क का इस्तेमाल करना है, बार बार अपने हाथ धोने हैं, बाकी एक फिजिकल डिस्टेंस बना के रखना है, सोशल डिस्टेंस नहीं फिजिकल डिस्टेंस बना के रखना है, कम से कम 6 फीट की दूरी तो बना के रखनी है दूसरे लोगों से। तो ये जरूरी है कि आपको अगर कोरोना हो जाए किसी भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले मरीजों को, तो उनको क्या दवाइयाँ बंद करनी है, क्या प्रिकॉशन लेनी है, उनको एक रूमेटोलॉजिस्ट से जरूर पूछना चाहिए। अगर आपके और कोई सवाल तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद सर, आपने काफी अच्छी तरह से इस विषय पर समझाया। मेरा सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि वो अपने नीचे दिए गए Q&A बॉक्स में आप आपके सवाल टाइप कर सकते हैं। डॉक्टर सर उनका जवाब देंगे। कुछ क्वेश्चन सर ने भी आंसर किए हैं। एक क्वेश्चन इसमें चैट बॉक्स में भी आया है। सभी श्रोताओं को मेरा निवेदन है कि वो अपना जो भी क्वेश्चन है वो Q&A बॉक्स में टाइप कीजिए।
हाँ जी, तो ये गुंजन ने पूछा है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस शुड बी ट्रीटेड बाय रोमेटोलॉजिस्ट। अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है ये गैस्ट्रो की प्रॉब्लम है जो पेट में होती है। इसमें आपको डायरिया, फीवर होना ये सब होने लग जाता है, वेट लॉस होने लग जाता है, बाकी जो है मोशंस के अंदर खून आने लग जाता है। तो सबसे पहले तो आपको अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए जो एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी करके देखेगा कि अल्सर्स तो नहीं बने हुए हैं जो आपका कोलन है उसके अंदर। और बाकी उसी के बाद कितना सीवियर डिजीज है उसके बाद हमको ट्रीटमेंट डिसाइड करनी चाहिए। तो एक रूमेटोलॉजिस्ट भी आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आपको बायोलॉजिकल्स की जरूरत पड़ रही है तो उसमें एक आपकी रूमेटोलॉजिस्ट भी हेल्प कर सकता है। और अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर कई बार पेशेंट को जॉइंट पेन होने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा अर्थराइटिस होने लग जाता है, तो उसको भी ट्रीट करने के लिए आप एक रूमेटोलॉजिस्ट से ज़रूर मिल सकते हैं। और मिस्टर अभिलाष जी ने पूछा है इम्यून सिस्टम इफेक्ट दी अर्थराइटिस। तो मैंने जैसे बताया कि अर्थराइटिस एक यानी कि बहुत सारी चीज़ों की वजह से होता है, चाहे वो इन्फेक्शन हो गए या कैंसर हो गए या जो भी ऑटोइम्यून बीमारियां हो गई। तो उसमें इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा जो है डिसरेगुलेट यानी वो ढंग से काम नहीं कर पाता है। जो आपके डब्ल्यूबीसीज हैं, सफेद रक्त कोशिकाएं जिनको बोलती हैं, जो इंडियन आर्मी की तरह काम करनी चाहिए, जो बाकी जो इन्फेक्शन हैं जो पाकिस्तान आर्मी है, बाकी जैसे इन्फेक्शन को हम पाकिस्तान आर्मी बोल सकते हैं, तो इंडियन आर्मी को उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। लेकिन क्या होता है कई बारी इंडियन आर्मी के अंदर कोई ऐसे लोग होते हैं जो पाकिस्तान आर्मी में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो जॉइंट्स की दिक्कत करने लग जाते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी प्रॉब्लम करने लग जाते हैं, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का जैसी प्रॉब्लम करने लग जाते हैं। तो ये इंडियन आर्मी से पाकिस्तान आर्मी क्यों बन जाती है ये बताना बहुत मुश्किल है, और इसके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है। तो जैसे ही रिसर्च में कुछ पता चलेगा तो हमारे पास दवाइयाँ भी आ जाएंगी जो और भी एफिशिएंट होंगी, और शायद एक गोली खाने से अर्थराइटिस की दिक्कत ही ना होगी। थैंक यू सो मच। अर्थराइटिस जो है ये बीडी जी ने पूछा है कि अर्थराइटिस हेरिडिटरी होता है कि नहीं है, और उसका इम्यून सिस्टम से कोई रिलेशन है कि नहीं है, और हमको इम्यून सिस्टम कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। तो अर्थराइटिस बहुत ज़्यादा बार यानी कि फैमिली हो सकता है, ये फैमिली में भी रन करता है। तो हमेशा डॉक्टर जो है वो पूछते हैं कि आपकी फैमिली में किसी को अर्थराइटिस से दिक्कत तो नहीं है। ये सारी चीज़ें लिंक्ड होती हैं और एक फैमिली से एक फादर से सन में, मदर से सन में हो सकती हैं, ऐसा नहीं। तो ये चीज़ें बहुत कॉमन है। बाकी इम्यून सिस्टम के साथ भी अर्थराइटिस का लिंक है जैसे मैंने बताया है। और अपने इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए आपको बस यही है, थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज कीजिए। आप ज़्यादा ड्रिंक मत कीजिए, अल्कोहल, स्मोक, ये सारी चीज़ें अवॉइड करिए अपना लाइफस्टाइल जो एक्टिव रखिए। बाकी जो है ज़्यादा वेट गेन मत करिए, ज़्यादा ओबीस यानी कि मोटे मत होइए, ये सारा जो है वो आप करिए। ज़्यादा फिर डाइट देखिए अपनी, ज़्यादा नमकीन चीज़ें, मीठी चीज़ें सारी अवॉइड कीजिए। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जो है अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव करें, तो उससे भी शायद जो अर्थराइटिस के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। एक और क्वेश्चन है, आई हैव रिकरेंट बैकएक, व्हाट शुड बी डन। बैक एक के रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, जिसमें आपका जो सबसे मोस्ट कॉमन जो रीजन होता है आपका पोस्चर ही होता है कि आप खराब पोस्चर में काम करते हैं, ऑफिस वर्क जो है वो भी खराब पोस्चर में करते हैं, तो बैक एक का रीजन वो भी हो सकता है। लेकिन अगर फीवर आ रहा है या बैक में कोई लोकल यानी कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, या आपको जो है कोई पैरों में वीकनेस लग रही है, कोई भी नमनेस लग रही है, तो आपको एक फिजिशियन, रूमेटोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि वो बैक एक में आपकी जो कॉज है वो ढूंढना ज़रूरी बन जाता है कई बार। लेकिन अगर वो पोस्चर रिलेटेड है तो एक्सरसाइज और सही पोस्चर लेने से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एंड अभिलाष जी ने पूछा है कि क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए टू शुड बी नीडेड टू यूज बायोलॉजिकल्स। बायोलॉजिकल जो है वो भी आपकी जो इम्यूनिटी सप्रेस करते हैं, तो आपको जो है अपने हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, आपके खान पान का ध्यान रखना चाहिए। जो आप चीज़ खाते हैं वो बाहर का ना खाएं, जंक फूड अवॉइड करें, साफ पानी पिए, साफ खाना खाएं, ज़्यादा स्मोकिंग मत करें। ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और अगर आपके घर में कोई भी पेट है तो उसके दूर रहना चाहिए, क्योंकि बायोलॉजिकल्स में जो भी मरीज होते हैं तो वो अपने पेट से जो है वो इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं। और आपका जो खाना है वो भी प्रॉपरली कुक होना चाहिए। तो ये सारे प्रिकॉशन लेनी चाहिए। और आपके घर में कोई भी बीमार है, किसी को भी फीवर है या खांसी जुकाम है, तो बायोलॉजिकल वाले जो मरीज जो यूज कर रहे हैं उनको उनसे दूर रहना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग, एंड हैप्पी दशहरा टू ऑल। अगर आपके और कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन प्लीज आस्क और वी विल कंक्लूड द सेशन। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस विषय पर बात थैंक किया। यू। काफी सरल तरीके से पेशेंट को समझाया। एनी कंक्लूडिंग रिमार्क हाँ जी, फ्रॉम योर एंड? नहीं, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। थोड़ा कोविड टाइम चल रहा है तो आप स्वस्थ रहें बस। बाकी जो है आप थोड़ी प्रिकॉशंस लेते रहें,
और जल्द से जल्द कोई ना कोई इलाज तो कोरोना का ही जाएगा। एंड अगर आपको कोई भी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक फिजिशियन या रूमेटोलॉजिस्ट से जरूर मिलिए, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। और जल्दी से जल्दी उसका इलाज कराइए, क्योंकि जल्दी इलाज चलता है तो जल्दी दवाइयाँ भी आप छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you. Till the time, थैंक यू। uh, stay safe, stay healthy, and goodbye. थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you.